हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं अनुभव वाजपेयी आपका अपने मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज काफ़ी दिनों बाद मैं आपके लिए वीडियो बना पा रहा हूं, जिसका कारण थोड़ा सा मेरी फिजिकल स्थिति ख़राब हो गई थी। फिजिकल स्थिति मेरी थोड़ी ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया। अभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम की डेट आ गई है, मुझे पता चला, जिसके लिए मैंने सब व्यवस्था कर रखी है। आपको अब आपने कहीं ना कहीं सब लोग पढ़ ही रहे होंगे और अपनी तैयारी तो अच्छी से कर ही रहे होंगे। इसलिए मैंने सोचा है, एक प्रयास किया है कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन सीरीज चालू कर दूं, जिससे आप अपना उसको देख के प्रैक्टिस करें। और ये क्वेश्चन सीरीज़ वो होगी जिससे आपको पेपर में 85% क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, इस पर डाउट मत करिएगा। और अगर आप ये क्वेश्चन सीरीज़ देख के और क्वेश्चंस को लगा लेते हैं, मैं सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं सॉल्व करवाऊँगा, उस क्वेश्चन से रिलेटेड उसका पूरा पोस्टमार्टम करूँगा। ओके, तो ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं धीमे धीमे करा पाऊँगा आपको, लेकिन आपके पेपर आते आते मैथ में आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, टेलीग्राम आईडी दे दूँगा, उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस मैं कराऊँगा, इसकी पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत ही इजी सवाल है और बहुत ही नॉर्मल सवाल है। ऑप्शनल क्वेश्चन को करने की मैं आपको 2-4 अप्रोच और बताऊंगा, ताकि आपका पेपर में समय कम से कम लगे और आप जल्दी से जल्दी पेपर कर सकें। सिर्फ ऑप्शनल क्वेश्चन की अप्रोच बताऊंगा, बाकी जो डिटेल सॉल्यूशन है वो तो आपको एकेडमिक में करने ही पड़ते हैं, ऑप्शनल में दिखाना नहीं पड़ता। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसके लिए बस हमें अपना एक फॉर्मूला ही याद रखना पड़ता है। क्या? एलसीएम, जस्ट अ सेकेंड, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम सबको याद होता है कि अगर हमें दो संख्याएं में से कोई एक संख्या पूछी गई है और उनमें से किसी भी संख्या का एलसीएम या एचसीएफ दिया गया हुआ है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। और हमें जैसे एलसीएम कितना दिया गया है, 60 दिया गया है। एलसीएम कितना दिया गया है, 60 दिया गया है। एलसीएम दिया गया है 60 और एचसीएफ दिया गया है हमें 3। एलसीएम कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। एलसीएम हमें कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। और जो नंबर दिया गया है वो कितना दिया गया है, एक संख्या दी गई है 12 और हमसे सेकेंड नंबर पूछा गया है। ओके, तो ये सिंपल सॉल्यूशन है इसका। 12 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60 और 5 त्याई 15। तो जो हमारा सेकेंड नंबर आएगा इसमें वो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक, तो आपको ये बात सवाल समझ में आ गया होगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो है, ये इस पर्पज़ से मैंने आपको नहीं इसमें डाला है। इस क्वेश्चन को कराने का पर्पज़ ये है कि आप समझें कि एक्चुअली में एलसीएम और एचसीएफ क्या है और इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये मैं आपको इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, आप समझ चुके होंगे। वीडियो को पॉज करके आप इसका सॉल्यूशन नोट भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को कराने का जो पर्पज़ है, सबसे पहले एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं। एलसीएम हमारा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इससे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जो अच्छे होते हैं, वो आपको एक तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा
एल्जेब्रिक आपको इक्वेशन दी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि आपको एल्जेब्रिक इक्वेशन दे दी गई, एल्जेब्रिकल इक्वेशन दे दी गई 8x³ -1, ठीक, एक ये दे दी गई और एक दूसरी एल्जेब्रिकल इक्वेशन दे दी गई, मान लीजिए 2x+1, और उन्होंने कहा मान लीजिए कि मुझको इसका एलसीएम या एचसीएफ बताइए, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अब इनका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला था, ये क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं एक नंबर 2 नंबर में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज्ड करेंगे। जो हमारा 8x+1 8x³ -1 लिखा है, इसको फैक्टराइज करेंगे। अब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8x³ को लिख सकते हैं 2x⁻3। अब ये सब चीज़ें आपको आती होंगी, -1⁻3, ठीक है। और अब आपको क्या होगा, a³ - b³ का फॉर्मूला भी आता होगा। अभी मैं वो लिख दूंगा, अभी मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। पहले थोड़ा सा एक चीज़ कर लीजिएगा कि मैं यहाँ पे आपको 2x -1 कर लेता हूँ, ठीक है। 2x -1 से सवाल अच्छा बन जाएगा, ठीक है। 2x -1 से सवाल अच्छा बन जाएगा। तो ये मैंने कर लिया। अब इसको मैं क्या करूँ, ओपन कर लेता हूँ, इसका फैक्टराइजेशन ओपन कर लेता हूँ। तो इसका फार्मूला क्या होता है, आप सबको पता होगा। इसका फार्मूला होता है a - b और ब्रैकेट में a² + b² और प्लस ab। ab का मतलब 2x × 1 यानी कि 2x, ठीक है। ये फार्मूला होता है। और ये क्या लिखा, 2x -1। तो देखिए एलसीएम हमारा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें 2x -1 क्या मिल गया, इसमें कॉमन मिल गया। तो हम कह सकेंगे कि जो हमारा एचसीएफ होगा, जो हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा, एचसीएफ क्या होगा हमारा 2x -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, इस चीज़ को बाद में कोई समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं कि हमारा एचसीएफ का। इसी बात में अगर एलसीएम पूछ लेता तो एलसीएम भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाता, 2x -1 ही हो जाता, क्योंकि और कोई नहीं, सॉरी, एलसीएम हमारा हो जाता ये तो 2x -1 तो होता ही होता। और एक चीज़ और क्या मिल रही है हमको, ये जो ब्रैकेट में सेकंड चीज़ मिल रही है, ये चीज़ पूरी यहाँ पे उतर जाती, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ से जितने भी क्वेश्चन अभी यहाँ बनेंगे मैं आपको पूरा बता दूंगा। एक क्वेश्चन ये होगा, ये सब आप नोट कर लीजिएगा और या अपना समझ लीजिएगा। सिर्फ यही फैक्टराइजेशन नहीं दिया जा सकता है आपको, आपने जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फैक्टराइजेशन पढ़े होंगे उनमें से कोई भी फैक्टराइजेशन आपको दिया जा सकता है। तो हर चैप्टर पे अपनी कमांड आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। और ऐसे ही आपको नंबर पे भी ये चीज़ दी जा सकती है, कोई आपको नंबर दे देगा और कहेगा कि बताइए। अच्छा, इस समय मैंने देखा थोड़ा पेपरों में, पिछले के पेपर में और थोड़ा सा अनसॉल्व पेपरों में, कि एक टाइप का क्वेश्चन आपकी बुकों में भी देखा है, पूछा जाता है कि क्वेश्चन उसमें दे देगा
कहेगा कि एक नंबर है हमारे LCM HCF के नंबर हैं, 1 मिनट में पेन चेंज कर लूँ। LCM HCF के हमारे नंबर हैं और एक कांस्टेंट दे देता है, वेरिएबल दे देता है, कहता है उसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि हम जानते हैं कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है, तो ये कंडीशन आपको देगा और वो कहेगा मान लीजिए ये क्या लिखा है, एक हमारा 53 लिखा है और एक हमारे पास मान लेते हैं 45 लिखा है और फिर यहाँ पे लिखा है 5x कोई भी मान लीजिए -2 लिखा है। ठीक, और क्वेश्चन नहीं रिमेम्बर हो रहा मुझको। सॉरी, ये नहीं होगा, वो बोलेगा आपसे कि 2 नंबर हैं आपके, उनका आपको HCF दे देगा। ठीक है, कि 2 नंबर हैं, मान लीजिए हमने आपको नंबर दिया, हमने आपको एक नंबर दिए 2, मैंने आपको 2 नंबर दिए, मैंने एक नंबर आपको दिया मान लीजिए 18 और एक दिया 12। ठीक, सभी लोग जानते हैं इसका HCF कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है, इसका HCF क्या है, 36 आएगा। अब मैंने आपको कहा 2 नंबर हैं हमारे जिनका HCF 36 है। ठीक है, बट अब वो जो 2 नंबर HCF है इन्हीं 2 नंबरों का HCF मैंने आपको एक वेरिएबल में भी दे दिया कि ये HCF हमारा कितना है, मान लीजिए कह दिया हमने 5x + 1 कि दिस HCF इज इक्वल टू 5x + 1। ठीक है, इफ द 2 नंबर आर 18 and 12 and the HCF of the 18 and 12 is 36 and this HCF is equal to 5x + 1। तो हमने क्या कहा कि हमारे 2 नंबर हैं, एक 18 और 12, इनका जो HCF है यानी महत्तम समापवर्त जो है वो 36 है और ये जो HCF है वो 5x + 1 के बराबर है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम ये 5x + 1 इज इक्वल टू 36 कर सकते हैं। और जब आप ये करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, अब x की वैल्यू पूछेगा आपसे, तो आप जानते हैं हमारे पास कितना आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू 35 और x इज इक्वल टू 7। ठीक, तो एक तो ये टाइप का और क्वेश्चन आपका हमने बता दिया। तो अभी भी देखिए, एक क्वेश्चन से मैंने आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करके बताया कि एक ये तरीके क्वेश्चन पूछा गया, ये तरीके क्वेश्चन, ये तरीके क्वेश्चन। बाकी अभी इससे 1-2 टाइप के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूँ, क्योंकि उन क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है और इतनी लैंग्वेज पेन से लिख पाना सही नहीं। आप देख रहे हैं राइटिंग कैसी बन रही है, और बाकी इसमें मैं क्वेश्चन डालूँगा तो आप उससे क्वेश्चन देखिएगा। अभी आपको इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैं ये इरेज कर दे रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन पे है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। अब इसको अगर आप लॉजिकली समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन 4 तरीके से बनता है कम से कम, और 101% ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है पेपर में। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही गया है। ठीक, और मेरे एक्सपीरियंस पे बिल्कुल डाउट मत करिएगा, मेरा नाम ही अनुभव वाजपेयी है। ठीक है, हाँ, तो इस पे जो एक क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये एक शून्योत्तर, शून्योत्तर का मतलब होता है नॉन जीरोएबल नंबर, यानी जो ऐसा कोई नंबर जो जीरो नहीं है बाकी सब है। कह रहे तो एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो कभी भी गुणनफल और भागफल, पहली बात तो आप ये रखिएगा कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, आपको यही पता होना चाहिए। तो सबको पता होगा
कि परिमेय संख्या को राशनल नंबर कहते हैं और अपरिमेय संख्या को इर्राशनल नंबर। तो जिस नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारी राशनल होती है, यानी परिमेय होते हैं। जिनको P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इर्राशनल होती है, यानी जितनी भी हमारी रूट के अंदर की वैल्यूज़ होती हैं आप कह सकते हैं कि वो हमारी सभी क्या होती हैं, इर्राशनल होती हैं। ठीक है, तो जब दो इर्राशनल नंबर का या एक राशनल और एक इर्राशनल नंबर का मल्टीप्लाई कराया जाता है, तो जैसे मैंने मान लिया कह दिया 2 और एक हमारा इर्राशनल नंबर हो गया √3, तो जब आप इसका प्रोडक्ट कराएंगे तो सबको पता है कितना आएगा, 2√3 आएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, एक अपरिमेय हो गया। और जब हमने मान लीजिए अब एक हमने आप दोनों अपरिमेय ले लिए तो ये हमारा जो आएगा वो परिमेय आ जाएगा। ठीक है, ऐसे जो हमेशा योगफल और भागफल होता है, एक परिमेय एक अपरिमेय का, वो हमेशा अपरिमेय ही होगा। योगफल और यानी कि जोड़ने के लिए घटाने दो परिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा अपरिमेय होगा, या एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का अंतर भी हमेशा अपरिमेय होगा। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग भी हमेशा अपरिमेय होगा। एक अपरिमेय और दोनों अपरिमेय संख्याओं का योग भी हमेशा अपरिमेय ही होगा। ठीक है, तो योग में तो कोई डाउट नहीं है, हमेशा योग और अंतर में तो डाउट नहीं है, अपरिमेय आएगा। लेकिन जब आप गुणनफल और भागफल करते हैं उसमें अगर आप एक परिमेय और एक अपरिमेय लेते हैं तो आपका तब तो अपरिमेय आ जाएगा, लेकिन अगर आप दोनों अपरिमेय ले लेते हैं तो परिमेय आ जाएगा। अब उसने पूछा है कि परिमेय और एक अपरिमेय, तो एक परिमेय हो गया, एक अपरिमेय हमेशा क्या आएगा, एक अपरिमेय आएगा। तो इसने बोला है, अब ऑप्शन हमारे क्या है कि सदैव अपरिमेय आएगा। अब सदैव अपरिमेय आएगा, ठीक है, सदैव परिमेय आएगा, ये तो गलत हो गया कि परिमेय तो नहीं आ सकता। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय नहीं आ सकता, ये बात फैक्ट हो गई। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा। बात समझ में आपको आ रही? यही चीज़ आपको भागफल में भी याद रखनी है कि अगर एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, इनका आप भाग कराएंगे तब तो ये हमारा क्या होगा, अपरिमेय आ जाएगा। ठीक है, अपरिमेय आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों अपरिमेय हो गए, दोनों हमारे कैसे हो गए, अपरिमेय हो गए, तो ये परिमेय हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बात समझ में आ गई। 4 बातें ध्यान रखनी है आपको इन क्वेश्चन में कि अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल पूछा गया तो हमेशा अपरिमेय आएगा, या 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल पूछा गया है तो भी अपरिमेय आएगा। एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या का अगर अंतर पूछा गया है तो भी अपरिमेय आएगा, और दोनों अपरिमेय संख्याओं का अंतर पूछा गया है तो भी अपरिमेय आएगा। लेकिन अगर 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल पूछा गया है, गुणनफल पूछा गया है, तो वो हमारा परिमेय आएगा। और एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या का गुणनफल पूछा गया है तो अपरिमेय आएगा। यही चीज़ आपको भागफल में भी याद रखनी है। तो उम्मीद है कि आपको चारों बातें समझ में आ गई होंगी। अब एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो एक क्वेश्चन इसका फिक्स है पेपर में। ऑप्शनल में तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक आता है कि प्रूफ करिए, सिद्ध करके दिखाइए कि √3 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, 2 + 7 एक अपरिमेय संख्या है। इसका पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन मैंने अपने वीडियो में डाला है। मैं जब ये वीडियो अपलोड करूँगा तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो डाल दूँगा। जिसको भी ये चीज़ नहीं आती हो प्रूफ करनी
कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके दिखाइए। 2 इंटू √3 क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद होंगे। अब आप इतना पढ़ चुके हैं, आप 8 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको ये सब क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में होंगे, प्री बोर्ड दे चुके होंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता होगा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 101% पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए बहुत यूनिक है, इससे भी पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन एक टाइप से अलग अलग तरीके से हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसमें कह रहा है कि एक रेखीय युग्म है, क्या है, रेखीय युग्म है, लीनियर इक्वेशन है, रेखीय समीकरण है, x + 2y - 5 = 0 एंड ये। तो इसके हल होंगे। अब इसके हल क्या होंगे, कैसे निकालेंगे, करने बैठेंगे तो इसका ग्राफिकल मेथड है, जो कि आपके सिलेबस में हटा दिया गया है। अब जब ग्राफिकल मेथड नहीं है तो फिर है क्या, तो जो है कंडीशंस हैं, उसके लिए कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ेंगी कि इक्वेशंस को देख के आप कैसे समझेंगे। तो आप जानते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, मान लीजिए मैं 1-2 इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी, x प्लस b1y प्लस c1 = 0। और मान लीजिए दूसरी इक्वेशन मैंने लिखी a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। अब यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, आपको कोफिशिएंट से मतलब है। अब आपको पता है कोफिशिएंट विद साइन ही लिए जाते हैं, जैसी इक्वेशन होगी हम वैसा ही साइन एडजस्ट कर देंगे, ओके। तो आगे देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो अब ऐसी मान लीजिए कोई इक्वेशन लिखी है आपके में, ठीक है। तो अगर हमारी ऐसी इक्वेशन में हमने कंपैरिजन किया कि हमारा a1 अपॉन a2, ठीक, डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। अगर आपने इक्वेशन का कंपैरिजन किया और a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 निकल आया, तो इसका हमेशा क्या होगा, एक अद्वितीय सॉल्यूशन होगा, जिसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। क्या होगा, एक ही हल होगा और एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कंपैरिजन किया आपने तो एक कंडीशन तो हमारी ये हो गई। ये सब याद होनी चाहिए और याद ही होंगी, आपको रट लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इस पे डाउट मत करिएगा। मान लीजिए केवल इतनी कंडीशन दे दी, अब यही चीज़ पूछ ली गई, अब दूसरी कंडीशन पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपने कंपैरिजन किया, मान लीजिए आपका कंपैरिजन ऐसा आ गया, a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2, ठीक, डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये आपकी कंडीशन बन गई तो आप क्या कहेंगे कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं। इसके लिए क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, ठीक। और इसके लिए क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। और तीसरी कंडीशन में आपको ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए आपने कंपैरिजन किया और हमारा आ गया a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 = c1 अपॉन c2, इस तरीके से कंपैरिजन किया तो आप कहेंगे कि इसके अनंत सॉल्यूशन होंगे। आपको हिंदी और इंग्लिश में कोई डाउट तो नहीं है। यूनिक का मतलब होता है एक सॉल्यूशन, ठीक है, केवल एक। और नो का मतलब आपको सबको पता है, नहीं, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर ये तीनों बराबर आ गए
तो आप क्या कहेंगे, इसके अनंत सॉल्यूशन होंगे। क्या कहेंगे, अनंत, यानी इन्फिनिटिव सॉल्यूशन, अनंत, अनंत हल। ठीक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई समस्या? बस आपको इन क्वेश्चन से कंपैरिजन करना है, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब आपको इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का क्या हल होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का हल क्या होगा, अब आप कंपैरिजन करके खुद ही देख लीजिए कि A1 अपॉन A2 क्या निकलेगा, 1/4। मैं आपको इसी में बता रहा हूँ कि क्या निकलेगा यहाँ पे 1/4, और दूसरा क्या निकलेगा हमारा, दूसरा भी निकलेगा 1/4, और तीसरा भी क्या निकलेगा 1/4। तो कौन सी कंडीशन बन गई हमारी, थर्ड कंडीशन में क्या है हमारे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे। सिंपल सा देखिए लॉजिक है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, बस अगर आपको ये 3 कंडीशन पता है तो आपको 1 सेकंड लगेगा क्वेश्चन करने में, लेकिन 1 सेकंड में करने के लिए, 2 सेकंड में करने के लिए ये कंडीशंस आपको मालूम है। मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ कि अगर A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 तो यूनिक सोल्यूशन, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू तो नो सोल्यूशन, A1 अपॉन तीनों इक्वल है तो बहुत सारे हल होंगे। एक बात थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा कि अगर एक भी सॉल्यूशन निकल आता है, ठीक है, किसी भी रेखीय समीकरण का एक भी इक्वेशन निकल आता है, हल निकल आता है, तो ऐसी इक्वेशंस को कंसिस्टेंट इक्वेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। और अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता, केवल एक केस में ही, नो सॉल्यूशन में ही इनकंसिस्टेंट की कंडीशन बनती है। किसकी क्या बनती है, इनकंसिस्टेंट की इक्वेशन कंडीशन बनती है, ठीक है। और एक बात और बता दें आपको, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट से भी ऑप्शन कभी पूछे आते हैं। तो अगर हमारा क्या कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन है तो हमारी इक्वेशन कैसी होगी, इंडिपेंडेंट होगी। अगर हमारी इक्वेशन में नो सॉल्यूशन है तो भी हमारी इक्वेशन इंडिपेंडेंट होगी। जब हमारे इन्फिनिटिव हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, तभी हमारी क्या होती है, डिपेंडेंट कंडीशन इक्वेशन होती है। तो दो चीज़ें बताई, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की। कंसिस्टेंट कब होगी, अगर एक भी हल निकल आया इक्वेशन का तो आप बेधड़क कंसिस्टेंट लगाइए। अगर क्या कहते हैं, और नो इन्फिनिटिव सॉल्यूशन कंडीशन आ गई तभी डिपेंडेंट आएगी, बाकी हर केस में क्या होगा, इंडिपेंडेंट आएगा, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये विदाउट ग्राफिकल है, आपके में अब ग्राफिकल मेथड नहीं है। बाकी ग्राफिकल से भी कराया जाता था, तो अब ग्राफिकल मेथड्स नहीं है। एक चीज़ और आप याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन आपको, क्वेश्चन यही होगा लेकिन ऑप्शन ये नहीं होंगे। इस पे भी मैं एक क्वेश्चन कल आपको डाल दूंगा। ऑप्शन क्या होंगे कि मान लीजिए यही क्वेश्चन लिखी है, ऑप्शन मान लीजिए उसने बोली कि क्या रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, कि रेखाएं समांतर होंगी, कि रेखाएं ओवरलैप करेंगी, यानी कि एक के ऊपर एक होंगी। उसका मतलब होता है जैसे कि हमने एक रेखा खींची, एक ऐसे खींची और इसी के ऊपर एक और खींच दी, इसी को बोलते हैं ओवरलैप करना, ठीक है ना। रेखा ऐसी होंगी तो ओवरलैप की कंडीशन अनंत पे होगी। जब अनंत हल होंगे तब ओवरलैप की कंडीशन होगी। समांतर रेखाओं की कंडीशन नो सॉल्यूशन पे होगी, और प्रतिच्छेद रेखाओं की कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन पे होगी, ठीक। तो सॉल्यूशन सब करने का तरीका एक है पर पूछने के तरीके 4 हैं। तो हमें लगता है आपने मेरी बात सुन ली होगी, समझ ली होगी, और नोट डाउन भी आप करते जा रहे होंगे, ठीक है। जिसको भी जो समझ में नहीं आया नोट डाउन करता जाए। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ।
थोड़ा सा वीडियो में लंबा हो जाएगा क्योंकि ये इरेज करने वाला सिस्टम अब मैं बोर्ड में तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, फटाक से इरेज कर दिया। फर्स्ट टाइम है मेरा, तो थोड़ा मुझे भी अभी इसमें लिखने में और काम करने में थोड़ी सी हैबिट नहीं है। 1-2 बार करूँगा, कुछ चीज़ें अभी मुझे मालूम भी नहीं इसमें, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा आप भी और मैं भी। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं अपने। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेष फल 5 और 8 बचता है। तो ये देखिए बहुत ही सरल सा हाँ, ये इसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको एलसीएम में देने की बात कर रहा था। तो देखिए ये आ भी गया कि अब कह रहा है सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या का मतलब हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एचसीएफ। तो कह रहा है कि जिसमें 70 और 125, जिसमें 70 जिससे मतलब वो नंबर बताइए जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर 5 और 8 शेष फल, 5 और 8 शेष फल में 5 और 8 प्राप्त होगा। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, एचसीएफ पूछा गया हो, अधिक बड़ा से बड़ा नंबर पूछा गया हो और ऐसे शेष फल हमें प्राप्त कर रहे हो, तो सबसे पहले नंबर से 5 क्या करेंगे, माइनस। जो शेष फल आ रहा है वो माइनस कर देंगे। कितना हो गया, 5 और 8, ये माइनस कर दिया। तो न्यू नंबर हमारे पास कितने आ गए, 15 में 8 गया 7, यानी 117, और ये कितना आ गया 65। और अब आप इसका क्या निकाल लीजिए, इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ निकालना सबको आता होगा, चाहे तो आप डिवीजन मेथड से निकालिए या फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे डिवीजन मेथड लगाना कोई उचित नहीं है, आप सिर्फ देखना 65 लिखा है तो कितना हो जाएगा 13 × 5, और 17 लिखा है 117, तो 13 × 3 × 3। एचसीएफ आप जान रहे हैं कितना आएगा, इसका कितना आएगा, 13 आएगा। तो क्वेश्चन कह रहा था कि वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए, फाइंड द हाईएस्ट नंबर विच वी डिवाइडेड 17 and 125 रेस्पेक्टिवली गॉट रिमाइंडर 5 and 8। तो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर, 70 और 125 को विभाजित करने पर हमें 5 और 8। अब आप 13 से 70 को विभाजित कीजिए, 13 × 5 = 65, 5 शेषफल प्राप्त हो जाएगा। 125 और 13 9 117, 8 शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसमें, 13। ठीक, एक क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम से ये भी बनता है। ठीक है, तो अब जिसने पढ़ाई कर रखी है अपनी, उसके लिए तो ये चीज़ें आसान और उसको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, पर जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको थोड़ा पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए अब। ठीक है, क्योंकि अब समय नहीं रह गया है बोर्ड में। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 3 के प्रथम 5 गुणज का योग। 3 के प्रथम 5 गुणज कितना सरल है। अब गुणज का मतलब क्या होता है, मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं, पहाड़े। ठीक है, 3 के प्रथम 5 गुणज, तो 3 का पहला गुणज क्या होगा मालूम है, पहला 3 होगा, दूसरा 6 होगा, फिर 9 होगा, 3 × 4 = 12 होगा, और 3 × 5 = 15 होगा। इन सब का हमसे क्या कह रहा है, योग कह रहा है। तो अब जैसे कि मान लीजिए ये सब जितने भी सवाल होते हैं, अब इसमें तो मान लीजिए इसने थोड़ा सा पूछा है, छोटा सा, ठीक है, इसने छोटा सा पूछा है बिल्कुल, तो आप ऐसे ही जोड़ लेंगे 15 12 27 27 9 27 3 30 36 36 6 42 42 3 45। ठीक, खत्म हो जाएगा। लेकिन यही मान लीजिए प्रथम 5 गुणज नहीं होते, 15 50 होते, तब आप इतना कैसे करते। तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। 5 पूछा तो आप निकाल सकते हैं नॉर्मली, लेकिन यही ऑप्शन में 15 20 25 पूछ लिया तो पहला लिख लीजिए,
ठीक, और आखिरी जरूर लिख लीजिए, गुणज लिख लिया। फिर आप जानते हैं ऐसे भी जितनी भी सीरीज बनती है ये सब समांतर श्रेणी की होती हैं, ठीक है। एक्चुअली में ये समांतर श्रेणी क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने इतना छोटा पूछा है कि हम मुंह से भी ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब जानते हैं ये सब क्या है समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी के योगफल का फॉर्मूला आपको पता होगा। यहाँ पे जैसे समांतर श्रेणी के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एक तो ये होता है और एक फार्मूला इसी का ये भी होता है। फॉर्मूले में बस यही होता है, और क्या लिख देते हैं n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस l, ये हो जाता है। तो अब इसमें n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितने पद हैं। a क्या होता है, प्रथम पद होता है। n क्या होता है भाई, फिर से नंबर ऑफ टर्म्स। d क्या होता है, सर्वांतर होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। और इसमें l क्या होता है, अंतिम पद, लास्ट टर्म होता है। अब हमने आपको ये फॉर्मूला क्यों बताया, अगर आप इस फॉर्मूले से करेंगे तो आप देखिए आपको इक्वेशन लंबी पड़ेगी, ठीक है। अब अगर आप इस फॉर्मूले से करेंगे तो आपको पहला पद पता है 3, आखिरी पद पता है 15, 15 3 18, और टोटल पद कितने हैं 5, तो n की जगह 5 रखेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 3, यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 3 प्लस 15, और ये कितना हो जाएगा 5 बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 18 गुणे 5/2 बराबर 45। जोड़ने से भी 45 आएगा यहाँ से, लेकिन ये तब आसान होगा, ये बड़े क्वेश्चन में पूछा जाएगा। जब बड़े क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो मैंने आपको बता दिया है, आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 45। सबको समझ में आ गया होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। अब जैसे ये क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा डाउट होता है, इसमें आपको ऑप्शन को रीड करना चाहिए कि एक्चुअली में हमसे पूछना क्या चाहता है ये। भाई उसने कहा बताइए क्या है इसमें सही ऑप्शन क्या हो सकता है, तो अब उसने इक्वेशन दे दी। अब उसने एक पहला ऑप्शन दिया है, दिए गए समीकरण का विविक्त कर 0 से कम है। तो यानी कि अगर हम पहला ऑप्शन चेक करें और विविक्त कर हमारा 0 से कम आ गया तो हम कहेंगे कि हमारा क्या कहते हैं कंडीशन सही हो जाएगी। 1 मिनट वेट करिएगा, इरेज कर दूं थोड़ा। ठीक है, क्या करना है हमको, अगर हमने क्या किया विविक्त कर पूछा गया है, अगर हमने विविक्त कर निकाला, इंग्लिश मीडियम के लिए विविक्त कर को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो विविक्त कर का अब बात फिर वही आती है कि क्वेश्चन तो हो जाएगा, लेकिन अब विविक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है। तो विविक्त कर को d से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b क्या है, a क्या है, c क्या है, तो यही इसके कोफिशिएंट हैं। आप कंपैरिजन करेंगे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है और x का कोफिशिएंट b होता है और बाकी कांस्टेंट टर्म c होता है। तो अब इस पे वैल्यू रख लीजिए, यानी हमारा जो a बराबर है, जो a है वो कितना है 2 है, और जो b है वो कितना है, ध्यान रखिए कोफिशिएंट विद साइन ही लिया जाता है, और c कितना है हमारा 3 है। तो यहाँ वैल्यू पुट करा दीजिए, तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, 4, a कितना है हमारे पास 2, c कितना है 3, तो 4 दूनी 8 त्रिक 24, 16 माइनस 24, तो ये कितना आ गया हमारे पास माइनस का 8। तो 0 से कम आ गया, निगेटिव नंबर 0 से छोटे होते हैं, पता ही है आपको। देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, कथन पर विचार कर लिया हमने। लेकिन बस ऐसे नहीं कि फर्स्ट लगा के चले आए, नीचे देखिए उसने बताया है a और b सही है, b और इस प्रकार, यानी कि और भी ऑप्शन फिर सही हो सकते हैं। तो अब सेकंड ऑप्शन पे भी काम करेंगे। समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है,
अब यानी कि इसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं है, ये भी चेक करना पड़ेगा। यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। अगर आप आगे नहीं भी करना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं कि जिसमें ए ऑप्शन नहीं होगा वो ऑप्शन गलत होगा, यानी हमारा सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि ए तो सही है उसमें सी नहीं है। तो मान लीजिए आपको दूसरा ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्या कह रहा है, मूल वास्तविक। अब आपको रियल नंबर में मूल वास्तविक नहीं पता है क्या होते हैं, कैसे निकाला जाता है, तो आप तीसरा ऑप्शन चेक करिए। कह रहा है समीकरण के विविक्त कर शून्य है, तो विविक्त कर तो हमने निकाला है तो शून्य नहीं है, यानी सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो देखिए थर्ड ऑप्शन तो हमेशा इनकरेक्ट ही आ रहा है। चौथा पे कर लीजिए, समीकरण के मूल वास्तविक हैं। ठीक, तो अब समीकरण के मूल वास्तविक हैं कि कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए। तो आपको पता है कि जब हमारे विविक्त कर 0 से छोटा आता है तो मूल हमारे वास्तविक नहीं होते हैं। सीधी सी बात है, यहीं से पता चल गया था, लेकिन हम आपको चारों ऑप्शन पढ़ के बताना चाहते थे। तो हमारा ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा, ए और बी सही है, क्योंकि मूल विविक्त कर हमारा 0 से कम है, और अगर विविक्त कर हमारा 0 से कम हो जाता है तो मूल कभी भी वास्तविक नहीं होते, इमेजिनरी होते हैं, काल्पनिक होते हैं। सबको पता होगा, ये सब कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। ये सब सवाल आपको सरल लगेंगे। आई बात समझ में? तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ये, अच्छा ये देखिए एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक क्वेश्चन अब आया है इतनी देर बाद, लेकिन ये भी क्वेश्चन एक आते हैं पेपर में, ठीक है। तो विविक्त कर हमारा इस पे जो क्वेश्चन है कि ये आयत के ए ओ बी सी एक आयत है जिसमें 3 शीर्ष हैं, ये और ये, इसका विकर्ण बताइए। तो ये आयत है, इसके 3 शीर्ष दिए गए हैं। अब आयत के अगर कोई 3 शीर्ष हमें पता है, ठीक है, आयत के अगर हमें 3 शीर्ष पता है, एक मान लीजिए ये पता है 0,3, और बी मान लीजिए ये पता है, अच्छा 2 0,3, तो मान लीजिए ए ये है 0,3 और एक ये है। फाइव कॉमा 0, इसका विकर्ण पूछा गया है, विकर्ण पूछा गया है। तो आप जानते हैं विकर्ण कैसे निकलेगा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा x3 हो गया, ये हमारा, सॉरी क्या कर दिया हमने, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, और ये हमारा x2 हो गया, और ये y2 हो गया, ठीक है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको आता होगा। अब देखिए आप टाइम बहुत लग रहा है क्वेश्चन कराने में, क्योंकि मैं आपको इतना डिटेल में बता रहे हैं कि एक चीज़। तो ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट करा दीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये 25 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 9। तो कितना आ जाएगा 34 यूनिट। आ गया आंसर। क्या है इन सब क्वेश्चनों में, कुछ है? कुछ नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है। यदि समीकरण ये के का एक मूल ये है तो के का मान, इसमें कुछ नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको बस ये क्या करना है, इसी के ये जो एक मूल दिया गया है, ये जो एक मूल दिया गया है
इसी मूल की वैल्यू उठा के x की जगह पे पुट करा देनी, k की वैल्यू आ जाएगी। आप चाहिए तो इसी में सॉल्व कर लीजिए। k की वैल्यू आप 1/2 रखेंगे, सॉरी x की वैल्यू 1/2 रखेंगे, कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, प्लस यहाँ रखेंगे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी इंटू 1/2 आ जाएगी, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 5/4 इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा हमारा 5/4 माइनस 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा k इंटू 1/2, मल्टीप्लाई कराएंगे k इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ख़त्म हो गया। तो k इक्वल टू 2 आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये सब सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके, ये आपको 20 के 20 सही करने हैं, आपके नंबर यहीं से गेन होंगे। कह रहा दो समरूप त्रिभुज समरूप होते हैं, तो अब दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, इसकी कंडीशन मालूम होनी चाहिए कि या तो किसी भी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाएं, ठीक, दो कोण बराबर, या दो भुजाओं का अनुपात, या उन्हीं से मिलकर उन्हीं भुजाओं से जो मिल के कोण बनता है वो बराबर हो जाए, दो कोण, तीन कोण बराबर हो जाएं, दो कोण बराबर हो जाएं, या एक कोण और एक भुजा, दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए। ये तीन कंडीशन अगर लग जाती हैं त्रिभुज, और अगर कहें तो अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल के वर्गों का अनुपात आपस में बराबर है, त्रिभुज के परिमापों का अनुपात आपस में बराबर है, तो भी त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब सिलेबस आपसे हट चुका है। तो अब इसमें क्या त्रिभुज समरूप होते हैं, तो आप क्वेश्चन के लिए यदि इनके संगत कोण बराबर हैं, तो पहला ही ऑप्शन सही है। बस संगत भुजाओं के एक ही समानुपाती होती है, ये गलत है, क्योंकि एक ही भुजा, अगर त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी सभी भुजाएं अनुपातिक होती हैं, एक भुजा नहीं अनुपातिक होती है। उपरोक्त दोनों गलत, इनमें से कोई नहीं, सीधे ऑप्शन। कह रहा यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90, ए बराबर इतना और बीसी बराबर इतना, तो बिंदु सी से होने जाने वाली माध्यिका की माप कीजिए। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है, प्यारा है, क्वेश्चन को समझिए। कह रहा त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 है, तो अगर हमने बनाया ट्रायंगल बनाया, बन नहीं रहा है, ये बनाया, मान लीजिए एडजस्ट के लिए 90 राइट एंगल, ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो रही बनाने में। ये सी पे 90 है, और एक है हमारा ए और एक है बी। कह रहा है ए सी बराबर 3 और बी सी बराबर 4। तो आप जानते हैं ये 3 4 है, तो कर्ण हमेशा 5 निकलेगी पाइथागोरस प्रमेय से। तो बिंदु सी से होकर जाने वाली माध्यिका, तो ये सी से जा रही है। अब ये अगर माध्यिका है तो इन दोनों को बराबर भागों में बांटेगी, और अगर ये माध्यिका है तो इसकी लंबाई पूछिए। अब ये सवाल करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट अच्छे खासे क्लियर होने चाहिए, ज्योमेट्री के। क्या क्लियर होने चाहिए, यानी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, माध्यिका क्या होती है, माध्यिका क्या क्या काम होता है, और ये क्या करती है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये क्या करती है। तो अब अगर हमने ये निकाल लिया, ठीक है, इससे होकर जाने, बिंदु सी से होकर जाने वाली माध्यिका की माप निकालिए। आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए आप इसमें सिमिलरिटी भी लगा सकते हैं। ठीक, क्या लगा सकते हैं, सिमिलरिटी की भी कंडीशन से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, यानी समरूपता लगा के। ठीक है, या आप एक काम और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो, इस क्वेश्चन में एक काम और कर सकते हैं। देखिए अगर इसमें हम समरूपता लगाते हैं
समरूपता ही लगानी पड़ेगी। अगर हमने ये एंगल क्या मान लिया, थीटा मान लिया, ठीक है, और ये एक पूरा त्रिभुज लिया हमने, ये पूरा ABC, एक छोटा लिया, ये जो माध्यिका है इसको हमने मान लिया D पॉइंट, ठीक। अब ये जो हमारा त्रिभुज है ACD और एक त्रिभुज है हमारा ACB, ठीक है। ACB में हमारा C एंगल 90 है, ठीक है, और थीटा कॉमन आ रहा है, और जो हमारा क्या कहते हैं ACD है उसमें थीटा कॉमन आ रहा है। अब चूंकि ये माध्यिका है केवल, ये केवल माध्यिका है। हाँ, तो हम देखिए क्या कह रहे थे कि ये हमारा क्या है, ये ट्रायंगल है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल, और इस पे क्या है, एक एंगल हमने थीटा माना। लेकिन आप मत करिए इसको, सिमिलरिटी से मत लगाइए। मैं ये कहता हूँ इसके लिए आप एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 होता है हमारा एंगल, उसके थ्रू जो मीडियन जाती है, उसके थ्रू जो माध्यिका जाती है वो हाफ ऑफ द हाइपोटेनस होती है, यानी कर्ण की आधी होती है। तो सबसे पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण निकाल लिया 5। अब 5 का आधा करेंगे कितना आएगा, 5 का आधा करेंगे कितना आएगा, जल्दी बताइए, 5 का आधा कितना आएगा, 2.5 सेंटीमीटर। तुम्हारा आंसर कितना, देखिए सवाल अच्छा है, शायद आपको ये प्रॉपर्टी ना पता हो, तो याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो समकोण बन रहा होता है, जिस शीर्ष से समकोण बन रहा होता है उससे जो माध्यिका जाती है वो कर्ण की आधी होती है, ठीक है, सीधे कॉन्सेप्ट। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा था ट्रिग्नोमेट्री, एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर का क्वेश्चन हमारे सामने आता है। अब देखिए हम थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। तो कुछ नहीं करना है, इसको आपको 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा इनका, और आंसर हमारे आ जाएंगे। 7 दिख रहा है आपको कि क्या करना पड़ेगा, 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर आप स्क्वायर करके नहीं भी करना चाहते हैं तो यहाँ से क्या करिए, साइन थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा, इधर वैल्यू रखिए, यहाँ पुट कराइए, और फिर उसका स्क्वायर ओपन करके फिर इसका मान निकालिए। या आपको देखिए यहाँ पे हमने कहा था ना ऑप्शनल पे हम आपको अप्रोच बताऊंगा, तो आप अप्रोच लगा सकते हैं ऑप्शन की मदद से, लेकिन इसके लिए आपको बहुत सी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, तब जाके आप ये सब अप्रोच लगा पाएंगे। जैसे कि आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम ये कहें कि साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 है, तो मतलब आपस में इक्वल लगा है, तो इसका मतलब साइन थीटा की कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसको हम कॉस थीटा से माइनस करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर आप ऐसा सोच पाते हैं तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं सोच पाते हैं तो फिर नहीं होगा। लेकिन हमें तो हर हाल में सॉल्यूशन करना ही करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप कल बताएंगे एज डब्ल्यू करेगा। इसमें कुछ नहीं करना है, मैं आपको हिंट दे भी रहा हूँ कि आप इसको 2 बार स्क्वायर करिएगा, उसके बाद भी ना आए, एक बार करेंगे तो साइन थीटा का थीटा प्लस कॉस का थीटा बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 आएगा, ठीक। फिर इसकी वैल्यू आप उधर ले जाएंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को ट्रांसफर करेंगे और फिर उसका स्क्वायर करेंगे, तो साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको वो 4 में बन जाएगा, और फिर जो उधर आपकी वैल्यू आएगी वो स्क्वायर में आएगी, ठीक है। फिर आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, होमवर्क पे दे रहे हैं आपको, करना है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य है जब a बराबर। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब कह रहा है ये कब सत्य होंगे, ठीक है, तो ये आपस में सत्य हैं, ए की कौन सी वैल्यू होगी, तो आप चाहें तो आप इसको ऑप्शन से कर लीजिए। ये सब जितनी भी ऑप्शन दिए गए सब ए की वैल्यू, मान लीजिए ए बराबर आपने 45 रखा है यहाँ पे, तो जब यहाँ ए जगह 45 रखेंगे तो साइन 90 हो जाएगा। अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ साइन आप 45 रखेंगे तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो देखिए आपस में नहीं इक्वल हुआ, तो ये गलत हो गया। अगर आप 30 रखते हैं
तो साइन यहाँ 30 रखेंगे 60 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। और यहाँ 30 रखेंगे आप तो 1/√3 आ जाएगा। तो 1/√3 रखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई 2/√3 आ जाएगा। तो 2/√3 आ जाएगा तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आप अगर क्या कहते हैं 0 रखते हैं तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साइन 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ भी रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 1 और 2 हो जाएगा। ये भी सत्य नहीं होगा। तो 60 ऑप्शन में क्या है, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे रखेंगे आप √3/2 हो जाएगी। और √3/2 से नहीं 1/2 साइन 60 यहाँ रखेंगे तो √3/2 हो जाएगा। 2 से 2 का √3 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे आप साइन 60 रखते हैं तो साइन 60 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और साइन 120 की वैल्यू आपको याद नहीं होगी। और साइन 120 की वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहेंगे तो साइन 120 को 90 + 30 में तोड़ना पड़ेगा। 90 + 30 कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन 90 + थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। साइन 30 चलिए कर लेते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन 2a का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, ठीक है, क्या होता है, सॉरी, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a × cos a। ठीक है, साइन 2a की जगह पे हम ये पुट कराएंगे जब फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 2 sin a × cos a = 2 sin a। तो देखिए 2 sin a से 2 sin a कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्या बचेगा, cos a = 1। cos a 1 में किसकी वैल्यू होती है, cos 90 0, तो cos 0 की वैल्यू होती है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 0 की हो जाएगा। ठीक है भाई, cos 1 में किसकी वैल्यू होती है, cos 0 की होती है। ये सब मालूम है कि नहीं, सब भूल गए, याद करिए ये सब अगर नहीं मालूम है तो cos a हो गया। अब cos से cos कैंसिल होगा तो a बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो भाई हमसे पूछ रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको, cos कॉमन ले लेना है। यहाँ से cos कॉमन लेने के बाद सब में tan बन जाएगा। फिर यहाँ से tan की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहाँ से आपकी tan की वैल्यू निकल के आएगी 3 यहाँ से tan की वैल्यू निकल के आएगी 3/4। देखिए कैलकुलेशन आपको अपनी मजबूत करनी पड़ेगी, वो मैं नहीं सिखा पाऊंगा इस टाइम पीरियड पे। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया tan 3/4 निकल के आई यहाँ से, तो आपको यहाँ से क्या करना है, cos कॉमन लेंगे। cos कॉमन लेंगे, यहाँ भी tan बन जाएगा 4 tan θ - 1, यहाँ बन जाएगा 4 tan θ + 1। tan θ की वैल्यू आपके पास है, पुट कराएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतने भी इजी क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है। और 14वें नंबर पे हमारा आता है sec θ + tan θ 1 - sin θ का मान क्या होगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसको ब्रेक करिए। तो sec θ को हम लिख सकते हैं 1/cos a प्लस, फिर इसको लिख सकते हैं, सॉरी tan को लिख सकते हैं sin a/cos a। तो इसमें बार बार पेन लेने की झंझट बहुत होती है। क्या हो जाएगा, sin a/cos a। ठीक, और दूसरे ब्रैकेट्स में जो है हमारा 1 - sin a। अभी इसको वैसे ही लिखा रहने देते हैं। ठीक, तो जैसे ही आप देखेंगे अब आपको समझ में आ गया होगा, जो समझदार बच्चे होंगे उनको समझ में होगा। cos a LCM आएगा, ऊपर बचेगा 1 + sin a। जाने कितने बार ये क्वेश्चन
पेपर में रिपीट हुआ है, 1 माइनस साइन है। और भी जो बच्चे समझदार होंगे उनको और समझ में आएगा, ये बन गया a प्लस बी, ये बन गया a माइनस बी, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब ये अप्रॉच तभी लगेगी जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर है और ये बन गया कॉस है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, अब ये भी नहीं पता है तो फिर हाई स्कूल में दिक्कत है आपको। कॉस स्क्वायर होता है, ठीक है, और नीचे है कॉस है। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा कॉस है। दैट इज अवर आंसर। हमारा आंसर क्या आया, दिखा था कहीं, कॉस है, ये आंसर आ गया कॉस है। 15 नंबर पे आते हैं। 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब इनमें क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको आना चाहिए कि जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू दी गई है आपको 7 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू 60 दी गई है, ये थीटा की वैल्यू है और ये आर की वैल्यू है। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व भी नहीं करना है, देखिए इन्होंने पाई के वैल्यू में आंसर दे दिया है तो और अच्छी बात है। पाई भी है, आर भी है, स्क्वायर भी है, तो क्या सिर्फ फार्मूला ही पूछ लिया है क्या, त्रिज्या क्यों दे दी फिर। तो देख लीजिए कौन सा सेट बैठ रहा है इसमें, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 है कोई, ये है, यही आंसर हो जाएगा। एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। सुराही क्या होता है, सुराही देखी किसी ने, सबने देखी होगी। एक गोला और एक बेलन, एक अर्धगोला और एक बेलन, 2 अर्धगोले, एक बेलन और एक शंकु। अब आपको सबको पता है किसका संयोजन होती है, बेलन होता है ऊपर और नीचे क्या होता है एक अर्धगोला ही तो कहेंगे उसको, गोला तो कह नहीं सकते कि पूरा गोला कह दिया जाएगा। मेरे हिसाब से पूरा गोला होना चाहिए। ये देखिए लॉजिकल क्वेश्चन है, कोई उसमें नहीं है कि अर्धगोला तो खैर नहीं होता है क्योंकि ऊपर तक कंप्लीट होती है वो, ठीक है, तो पूरा ही गोला लगभग हम कहेंगे उसको, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक संख्याओं का माध्य होगा। अब माध्य के लिए आपको पता है क्या होता है, सबको जोड़ के नंबर ऑफ टर्म से भाग कर देना, तो पहले इनका योग करना है फिर 10 से भाग कर देना, तो 1 से 10 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 28 8 26 28 8 36 36 4 40 5 45 10 55, कुछ गलत जोड़ दिया तो 10 9 19 19 1 20 7 27 27 7 34 6 40 40 5 45 45 3 48 तो 50 50, तो फिर ये आंसर हो जाएगा। अच्छा विषम संख्याओं का योग है, बात पूछा तो विषम संख्या कितनी होंगी, 3 1 हो जाएगी, प्लस 3 हो जाएगी, प्लस 5 हो जाएगी, प्लस 7 हो जाएगी, प्लस 9 हो जाएगी, कितनी आएंगी 5 आएंगी, जोड़ दो 9 1 10 5 9 7 16 16 16 1 17 3 20 5 25 बटे 5 बराबर 5 आंसर। माध्य निकालना फिर ना, सम ऑफ द नंबर्स एंड अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हमसे डिवाइड कर देना। लेकिन माध्य निकालने के 3 तरीके होते हैं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैं एक अलग से पूरी क्लास लेके आऊँगा, उसमें आपको 4-5 सवाल बता दूंगा, सिर्फ आप उतना तैयार कर लीजिएगा, उससे एक क्वेश्चन पेपर में आता है, आओ ख़त्म। एक हो गया ये माध्यिका निकालिए, तो माध्यिका निकालने के लिए देखिए लिखिए 13 15 16 17 18 20। सबसे पहले इनको हमें आरोही या अवरोही क्रम में जोड़ लगाना होता है, तो दिख रहा है कि ये आरोही अवरोही में पहले से हैं। फिर हमें ये देखना होता है, देख लें कि ये कितनी है नंबर, इनके टर्म्स कितने, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 का मतलब क्या हुआ है सम, तो सम का मतलब आप 2 इधर से हटाइए, 2 आगे से हटाइए, 2 पीछे हटाइए, बीच में कितने बचे, ये 2 बचे, इनको जोड़िए कितना हो जाएगा 23 बटे 16 प्लस 17 कितना हो गया 33, 33 बटे 2 है ऑप्शन में, खटक कोई फॉर्मूला नहीं। अब यही मान लीजिए 7 होती
तो 3 उधर से हटाते और 3 इधर से हटाते और बीच में जो एक नंबर बच रहा होता भाई, लेकिन असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करने के बाद अब ये आप तरीका ऑप्शनल में लगा सकते हैं, रिटर्न में आएगा तो आपको करना पड़ेगा। यदि कुछ प्रेक्षणों का मास 7 है, बहुलक 5 है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आया। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, माध्य माध्यिका और बहुलक में रिलेशन क्या होता है। माध्य माध्यिका बहुलक में, तो ये क्वेश्चन देखिए हमारा, इससे क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान रखिएगा। क्या है, हमें इसमें निकालना है प्रेक्षणों का माध्य ये है, बहुलक ये है और माध्यिका ज्ञात करें। तो इसका फॉर्मूला हमें याद रखना है। क्या याद रखना है कि जो हमारा बहुलक को इंग्लिश में मोड बोलते हैं, यानी मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन यानी माध्यिका माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। सर भैया सर ये याद नहीं होता है फॉर्मूला, कोई बात नहीं। कैसे याद रखना है कि आपको ये याद रखना है कि मोड हमेशा इक्वल पे रहेगा बाहर साइड, एक तरीके से तो याद रखना पड़ेगा, मोड हमेशा बाहर साइड रहेगा। अब ये क्या है, मीडियन, मीडियन में कितने अक्षर हैं, 6, 6 का आधा 3, 3 गुना। मीन, मीन में कितने अक्षर हैं, 2, 2 मतलब मीन में कितने अक्षर लेटर हैं, 4, 4 का आधा 2, तो मीन का 2 गुना और मीडियन का 3 गुना। इनका डिफरेंस ही क्या होता है, मोड होता है। तो अब देख लीजिए आपको क्या पता है, इसमें मोड पता है हमको, बहुलक कितना पता है 45 रख दीजिए, मीडियन कितना पता है, मीडियन हमें अच्छा निकालना है, सॉरी 3 इंटू मीडियन, और मीन हमें पता है कितना 2 गुणे 27, 2 गुणे 27। तो कैलकुलेट 27 दूनी 54, उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 45 प्लस 54, तो 45 प्लस 54 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9, 5 4 9 और 3 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 तिरके 9, 3 तिरके 9। ये देखिए हम जितने बता रहे हैं ये सब रट लीजिएगा, बिल्कुल से ना आए क्वेश्चन तब बात करिएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, बाकी का जो सेकंड इसका जो सेक्शन है वो मैं आपको कल कराऊंगा। ओके, कह रहा जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। अब प्रायिकता क्या होती है, लगभग हमने आपको 20 क्वेश्चन में आपके 20 चैप्टर छू लिए हैं। तो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता क्या होता है, जितनी घटनाएं हमारी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ हैपेंड इवेंट्स एंड अपॉन नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स, यानी जो हो जाती हैं और नीचे क्या रखी जाती हैं, टोटल। जैसे आप एक पासे को फेंकेंगे तो कितनी घटनाएं घट सकती हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ जो घटनाएं हैं या इवेंट्स है कितनी है, 6 हैं, ठीक। और क्या कहते हैं, अब होनी कौन कौन सी हैं, तो 3 से छोटी विषम संख्या, तो 3 से छोटी एक पासे में कौन सी संख्या आती है, क्योंकि एक ही पासा फेंका गया है तो सबको पता है 3 से छोटी विषम एक ही आती है, बल्कि विषम तो और भी होती हैं, 5 भी है, ठीक है, लेकिन उसमें पूछा 3 से छोटी, तो 3 से छोटी विषम केवल एक आ सकती है, 3 से छोटी विषम केवल कितनी आ सकती है, एक आ सकती है, और टोटल कितनी हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं। तो कितना आ जाएगा 1/6। तो प्रायिकता का जो मेन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ हैपेंड इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। ये याद रखिएगा। अरे इसको हिंदी में अब क्या बोलें कि जितनी घटनाएं हो सकती हैं वो ऊपर रखनी है, जो पॉसिबल इवेंट्स हैं, और जो टोटल घट सकती है, जैसे एक पासा आप फेंकेंगे तो 6 से 6 घटनाओं से ज़्यादा नहीं आ सकता है, तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। एक सिक्का उछालेंगे आप, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो टोटल 2 हो गई। 2 सिक्का उछालेंगे तो 4 घटनाएं घट सकती हैं। अब अगर पूरा डिटेल पढ़ना है तो फिर वो एक दिन जब मेन कोई बड़ा क्वेश्चन आता है इस पर तो भी लगाएंगे, तब आपको रिटर्न बताएंगे। तो ये 20 क्वेश्चन आपको मैंने बताए, इनको अच्छे से लगाइए। छोटे ज़रूर हैं लेकिन बड़े बड़े कॉन्सेप्ट इसमें लगे हैं। एक जैसे मैंने आपको ट्रायंगल का बताया, एक ये मोड मीडियन का फॉर्मूला बताया, इसको याद करने का तरीका बताया। इन सब चीज़ों पे मेहनत करिए आप, जितनी भी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करिए अब, क्योंकि अब बोर्ड का पेपर नज़दीक है
वीडियो देखिए, लगाइए सवाल, बार बार लगाइए, नहीं आता है। अभी धीमे से आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना टेलीग्राम ग्रुप मैं बता दूंगा, उसमें आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं जो भी आपको नहीं आए, और इसकी जो क्वेश्चंस की PDF है ये आपको मैं भेज दूंगा। ओके, थैंक यू, लाइक एंड वॉच वीडियो।